अपना ही बेटा बना मौत का कारण, जानिए इस कहानी में। इसी गांव में रामलाल नाम का एक किसान, उसकी पत्नी शांति और उसका बेटा विजय रहते थे। विजय की आगे की पढ़ाई के लिए रामलाल अपना घर बेच देता है और एक छोटे घर में रहते हैं। बेटे को बड़े शहर में पढ़ने के लिए भेज देता है। रामलाल और उसकी पत्नी की यही ख्वाहिश थी कि बेटा पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन जाए और मेरी तरह खेती नहीं करनी पड़े। जमीन का छोटा सा टुकड़ा जिससे रामलाल के घर का गुजारा बड़ी ही मुश्किल से चल रहा था। बेटा शहर में जाकर माँ बाप को महीने 2 महीने में चिट्ठी भेज दिया करता और माँ बाप बेटे का हाल जानकर खुश हो जाया करते। समय निकलता गया और बेटे को शहर में बहुत अच्छी नौकरी मिल जाती है और महीने की पहली तनख्वाह में विजय ने कुछ रुपए अपने माँ बाप को भेजे। माँ बाप बहुत खुश होते हैं और सभी को कहते हैं कि अब हमारे तकलीफ के दिन दूर होने वाले हैं। अब मेरा बेटा हमें भी शहर लेके जाएगा। थोड़ा समय और निकलता है। धीरे धीरे बेटे की चिट्ठी और पैसे आने कम हो जाते हैं और कुछ ही समय में बेटे ने चिट्ठी और पैसे भेजना बंद ही कर दिया। माँ बाप को बहुत चिंता सता रही थी कि क्या बात हुई होगी, विजय ठीक तो है ना। और उधर विजय ने अपनी पसंद की लड़की से शादी कर ली। लड़की बहुत ही पैसे वाले बाप की इकलौती बेटी थी। विजय ने अपने माँ बाप के बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताया, यही सोचकर कि कहीं गरीब माँ बाप के बारे में जानकर मेरे ससुराल वाले शादी से इनकार नहीं कर दे, क्योंकि उन्हें तो घर जमाई ही चाहिए था। अब शहर जाने के लिए रामलाल के पास इतने पैसे नहीं थे। बेटा किस हाल में है कैसे पता लगाए। बहुत समय निकलने के बाद अब रामलाल के पास कोई चारा नहीं रह जाता सिवाय शहर जाने के। रामलाल को अपनी जमीन भी बेचनी पड़ती है और कुछ पैसों का इंतजाम करता है। दोनों पति पत्नी शहर की ओर रवाना हो जाते हैं। अब शहर में बेटा कहाँ रहता है कोई पता ठिकाना रामलाल के पास नहीं था। सबसे पहले रामलाल मंदिर में आसरा लेता है, क्योंकि शहर के होटल में ठहरना रामलाल के लिए मुमकिन नहीं था। अपने बेटे को ढूंढते ढूंढते कभी गलियों में कभी बाजारों में 10 दिन निकल जाते हैं। एक दिन इधर उधर फिरते फिरते दोनों थक जाते हैं। रामलाल की पत्नी को प्यास लगती है। रामलाल अपनी पत्नी को एक दुकान पर बिठाकर उसके लिए पानी लेने जाता है। इतने में रामलाल की नज़र एक गाड़ी पर पड़ती है। सूट बूट पहने एक नौजवान लड़का उस गाड़ी से निकलता है। रामलाल देख के खुश हो जाता है कि यह तो मेरा बेटा विजय है। दूर से वह विजय को आवाज लगाता है, लेकिन दूरी होने के कारण और सड़कों पर शोर शराबा होने के कारण उसे कुछ सुनाई नहीं देता और वह नौजवान लड़का आगे की तरफ बढ़ जाता है। रामलाल उसके पीछे पीछे भागता है और वह नौजवान लड़का एक बहुत बड़े घर में अंदर चला जाता है। रामलाल भी उसके पीछे पीछे आ रहा होता है और जैसे ही उस घर के अंदर जाने की कोशिश करता है तो एक आदमी उसे बाहर ही रोक लेता है। कौन हो भाई, तुम ऐसे अंदर नहीं जा सकते, किससे मिलना है आपको? अभी अभी जो लड़का अंदर गया है ना, वह मेरा बेटा है, उसे बुला दीजिए। रामलाल हाँफता हुआ बोलता है, अंदर पार्टी चल रही है, बिना एंट्री कार्ड के मैं आपको अंदर नहीं जाने दे सकता। रामलाल थोड़ी ऊंची आवाज में बात करने लगता है तो अंदर से विजय निकल के बाहर आता है। अपने पिता को देखकर उसके पैरों तले जमीन निकल जाती है। थोड़ा बाहर की तरफ आकर अपने पिता को बोलता है कि आप यहाँ कैसे आए, क्यों आए? हाँ बताता हूँ बेटा, चलो अंदर चलते हैं।
और तुम्हारी माँ भी यहीं नजदीक है, चलो पहले उसे लेकर आते हैं, बहुत खुश होगी तुम्हें देखकर। वो पिताजी, अंदर पार्टी चल रही है, मैं अभी आपको अंदर नहीं लेके जा सकता। पिता को कुछ समझ में नहीं आया तो उसने दोबारा पूछ लिया, पिताजी मैंने शादी कर ली है और मेरे 1 महीने का बेटा भी है। बेटे होने की खुशी में अपने दोस्तों को पार्टी दे रहा हूँ। सब कुछ इतना जल्दी जल्दी हुआ कि मैं आपको बता नहीं पाया। मुझे भी बहू और पोते से मिलना है। रामलाल बहुत खुश होकर बोला। बस अब विजय का पारा 7वें आसमान चढ़ने लगा। गुस्से से आंखें लाल हो गई। इतने में 2-3 दोस्त बाहर आए और बोले, विजय कहाँ हो तुम? हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं अंदर और तुम बाहर हो। और श्यामलाल के मैले कपड़े, टूटी हुई चप्पल, मुरझाया हुआ चेहरा और गले में गमछा देखकर दोस्तों ने उसे भिखारी समझ लिया। शर्म के मारे विजय ने भी नहीं बताया कि यह मेरे पिता हैं और दोस्तों के सामने अपने पिता को जोर से धक्का देते हुए बोला, चलो यहाँ से। और विजय अंदर चला जाता है। रामलाल नीचे पड़े हुए पत्थर पर गिर जाता है और उसे सिर में चोट आ जाती है। रामलाल गले का गमछा निकालकर सिर पर बांध लेता है और जैसे तैसे अपनी पत्नी के पास आ जाता है और अपनी पत्नी से आंसू नहीं छुपा पाता और सारी बात बताता है। शायद सर की चोट इतनी गहरी नहीं थी, लेकिन जो बेटे ने चोट दी उसकी गहराई का कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। और बात बताते बताते रामलाल के प्राण निकल जाते हैं। रामलाल की पत्नी बहुत अकेली पड़ जाती है। 10-15 दिन मंदिर में निकालने के बाद कुछ काम की तलाश में बाहर निकलती है और बहुत से घरों में काम मांगने जाती है, लेकिन कहीं काम नहीं मिलता। और किस्मत की बात देखिए, एक दिन अपने ही बेटे के घर पहुंच जाती है और अपनी ही बहू से काम पर रखने की गुजारिश करती है। उसे नहीं पता था कि यही मेरे बेटे का घर है। बहू का नाम सीमा था। सीमा उसे काम पर रख लेती है। शाम को जब विजय घर आता है तो सीमा उसे दरवाजा खोलने के लिए कहती है कि मेरा पति आया है, आप दरवाजा खोल दीजिए। गांव की महिला होने के कारण वह घूंघट निकालकर दरवाजा खोलती है। घूंघट में विजय को देखकर वह हैरान हो जाती है कि यह तो मेरे ही बेटे का घर है, लेकिन उसके सामने और कोई विकल्प नहीं था। वह घूंघट में ही रहती है। विजय अपनी पत्नी से उस महिला के बारे में पूछता है तो सीमा बता देती है कि मैंने काम वाली रखी है, यह अपने मुन्ना की भी देखभाल करेगी और मेरे साथ मेरे काम में भी सहायता करेगी, और इसका दुनिया में कोई नहीं है तो यह हमारे घर ही रहेगी। जैसा तुम्हें ठीक लगे सीमा। अब सुबह विजय अपने काम पर जाता और शाम को घर वापस आता। तब वह अपने बेटे को घूंघट में देखकर बहुत खुश हो जाती और सोचती कि एक बार अपने बेटे को गले से लगा लूं तो मेरी आत्मा को शांति मिल जाए। और दूसरे ही पल अपने पति के साथ हुआ हादसा याद आ जाता और वह डर के मारे घूंघट नहीं उठा पाती। उसे यही डर लगता कि कहीं मुझे भी वह धक्के मारकर घर से बाहर ना निकाल दे। और दूसरी बात, उसने अपने मन को यही समझा लिया कि घूंघट ही सही, मैं अपने बेटे बहू के साथ तो हूँ और अपने पोते को सारा दिन अपने पास तो रख सकती हूँ। कुछ समय यूं ही चलता रहा। बच्चा लगभग 6 महीने का हो गया। एक दिन सीमा की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, वह सो रही थी। विजय की माँ की मंदिर जाने की इच्छा हुई और वह पोते को अपने साथ मंदिर ले गई। सोचा कि अभी थोड़ी देर में आ जाऊंगी और सीमा को नहीं बताया कि कहीं उसकी नींद खराब ना हो जाए, इसीलिए उसे बिना बताए
पोते के साथ मंदिर चली गई। मंदिर में कीर्तन चल रहा था तो उसे कुछ समय लग जाता है। उधर सीमा जाग जाती है और घर में मुन्ने को नहीं देखकर घबरा जाती है। पूरे घर में देखने के बाद वह अपने पति को फोन करती है और विजय तुरंत घर आ जाता है। आसपास के घरों में, मोहल्ले में सभी जगह पूछताछ करते हैं लेकिन कहीं पता नहीं चलता। विजय और सीमा का बुरा हाल हो जाता है। 1 घंटे से ऊपर का समय निकल जाता है। विजय सीमा को खूब डांटता है, तुमने जिस बुढ़िया को घर पर रखा है वह बच्चे चुराने वाली गिरोह की हो सकती है, मैं पुलिस को फोन करता हूँ। इतने में ही विजय की माँ मुन्ने को लेकर घर आ जाती है। घर आते ही मुन्ने को इतनी जोर से विजय छीन लेता है और उसे बहुत भला बुरा कहता है। विजय कहता है, बिना बताए कहाँ चली गई थी तुम? तुम्हें पता है मेरी पत्नी इस 1 घंटे में कितना रोई है अपने बेटे के लिए, और मुझे कितनी चिंता हो गई थी मेरे मुन्ने के लिए। मैं अभी पुलिस को फोन करता हूँ। जैसे ही विजय ने फोन उठाया वैसे ही शांति ने भी अपना घूंघट उठाया और बोली, मुझसे अधिक अपने बेटे के बिछड़ने का गम कोई नहीं जान पाएगा। और रोते हुए गांव से विजय के घर आने के बीच क्या क्या हुआ सारी बातें बता देती है। सीमा भी सुनकर हैरान हो जाती है और जैसे ही विजय अपनी माँ के पास भागकर आता है, उसकी माँ को लगता है कि जैसे मेरे पति को धक्का मारकर जान से मार दिया था, अब मेरे साथ भी वही होने वाला है। और वह घबरा जाती है और घबराहट के कारण उसके प्राण निकल जाते हैं। बेटे को गले से लगाने की चाह साथ में ही ले जाती है। मरी हुई माँ को विजय गले से लगाता है और रो रो कर माफी मांगता है। सीमा अपने बेटे को लेकर विजय को कहती है कि जो अपने माँ बाप का नहीं हुआ वह मेरा और मेरे बच्चे का कैसे हो सकता है? तुमने मुझे धोखा दिया है। आज से आपका और मेरा रास्ता अलग। भगवान ने विजय के किए की सजा उसे तुरंत दे दी। विजय सब कुछ हार चुका था।